नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीसीएस परीक्षा में वर्ष 2017 के अंदर इतिहास तथा कला और संस्कृति के पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं कि वर्ष 2017 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आप लोग को पता होना ज़रूरी है। तो देखिए, हम लोग का जो आज का पहला प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। Who among the following was not a king of the Parmar dynasty? प्रश्न अच्छा है। उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव और उदयादित्य। अब देखिए, चार नाम यहाँ हम लोग के सामने हैं, लेकिन आप लोग को एक खास बात ध्यान रखनी ज़रूरी है। मेनली हम लोग बात करें तो एमपी में जितनी भी डिनेस्टी हुई है, जितने भी राजवंश हुए हैं, ज़रूरी है कि आप उनके जितने भी राजा रहे हैं सबको सीक्वेंसली याद रखें, क्योंकि पीसीएस परीक्षा के अंदर खासतौर पर पूछा जाएगा। आप लोगों से क्रोनोलॉजी वगैरह तो नहीं पूछेगा, ये अब तक बहुत रेयरली ही देखा गया, लेकिन इतना पूछ सकता है कि कौन किस वंश का है या किस वंश का नहीं है। जैसे कि जिस प्रकार का यह प्रश्न है, परमार वंश के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। अब यहाँ हम स्थिति देखें तो उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये तीनों ही परमार वंश के शासक हैं, लेकिन यहाँ पर गांगेयदेव साहब जो हैं यह परमार वंश के नहीं है, यह है कलचुरी के। अब ये सभी चीज़ें आप लोग तभी बता सकते हैं जब आपने पहले चीज़ों को पढ़ा हो, जाना हो, समझा हो, आपको पता हो कि किस वंश में कौन कौन से शासक रहे, तब ही चीज़ें आप लोग इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो बाकी तीन जो हैं यह तीनों के तीनों परमार वंश के, लेकिन यहाँ पर जो एक सी ऑप्शन है गांगेयदेव, यह कालचुरी राजवंश के हैं। कुछ खास बातें इनके लिए आप लोग को यह जाननी रहेंगी कि देखिए, जो यह शासक है गांगेयदेव, इन्होंने परमार राजा भोज और चोल राजा राजेंद्र इनके साथ में एक गठबंधन तैयार किया था और चालुक्य राजा जयसिंह के विरुद्ध आक्रमण किया था। अच्छी स्थिति थी, लेकिन बाद में जो परमार राजा भोज थे वह खुद ही इनके अगेंस्ट हो गए, और अगेंस्ट होने के बाद देखते हैं कि गांगेयदेव को परमार राजवंश के राजा भोज के द्वारा हरा भी दिया गया था। और राजा भोज एक अच्छा खासा नाम, इतिहास का आप सभी लोग को पता है कि बहुत कहावत चलती है, सबसे अधिक फेमस तो यही है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इस प्रकार चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। पर इस प्रश्न का उत्तर जो है वह सी है। बाकी जितनी बातें बताई जा रही हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पेपर निकालना थोड़ा सा ईजी आप लोग के लिए हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, तो दूसरे प्रश्न में एक प्रश्न पूछा गया है कि धनदेव किस वंश का शासक था। अब देखो, पहला प्रश्न जो रहा वह भी वंश के बारे में, शासक के बारे में पूछा, बट पहले मैं पूछा था कि वंश के अंदर कौन शासक शामिल नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि राजा का नाम दे दिया है, राजा का वंश बताओ क्या है। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो लगभग सेम सा ही है, ये हम लोग को इजीली देखने को मिल जा रहा है। धनदेव वॉज द रूलर ऑफ विच डिनेस्टी? जेजाग भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, माहिष्मती के कलचुरी। जी हाँ, ये माहिष्मती के बाहुबली की बात नहीं कर रहा है, माहिष्मती के कलचुरी की बात कर रहा है, और त्रिपुरी के कलचुरी। कलचुरी दो ऑप्शन में हमें मिला हुआ है। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो देखिए यह है जेजाक भुक्ति के चंदेल। चंदेल वंश का ही शासक था धनदेव, एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता था। हालांकि स्थिति आप लोग प्रॉपर समझते हैं तो पता लगता है कि शुरुआत में जो जेजाक भुक्ति के चंदेल थे ये स्वतंत्र शासक नहीं हुआ करते थे, एक प्रकार से यह प्रतिहारों के अधीन थे और प्रतिहारों के सामंत के रूप में यह पूरी व्यवस्था चलाया करते थे। लेकिन जब धनदेव आया तो धनदेव थोड़ा सा दूरदर्शी था, नीतियाँ अच्छी थी, व्यवस्था को समझता था, तो इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। 950 से 1007 तक शासन किया। देखने वाली स्थिति है, 50 वर्षों से अधिक शासन किया है आपने गद्दी पे बैठ के। तो इस दौरान देखते हैं कि इसने कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में, सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो धनदेव साहब को याद रखिएगा, जेजाक भुक्ति के चंदेल भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, डाउट नहीं। प्रश्न का सही उत्तर ये। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? अब देखिए, हर एक जो हमारे वेद हैं उनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाए गए थे? दरअसल वेदों को समझना थोड़ा सा कठिन हो रहा था, तो इनको थोड़ा सरल किया गया। तो जब गद्य रूप में, यानी कि एक सरल रूप दिया गया, गद्य के रूप में दिया गया इनको एक सरल रूप, तो उस दौरान जो भी ग्रंथ तैयार हुए उन्हें नाम दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ। और हर एक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हुए। जैसे कि यहाँ हमसे पूछा गया ऋग्वेद के बारे में, तो देखिए ऋग्वेद के ना 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला तो है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकी। याद जरूर रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐत्रेय के हिसाब से ए हम लोग का सही हो जाता है, वहीं कौशिकी भी याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लोगों से यह बार बार ऐत्रेय ही पूछे, कौशिकी भी पूछ सकता है।
या यह पूछ सकता है कि कौशिक की जो है वह किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपको तब भी आंसर देना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि गोपथ ब्राह्मण दे रखा है यहाँ पर, देखिए गोपथ जो होता है दरअसल यह यजुर्वेद का होता है ब्राह्मण ग्रंथ। वहीं इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण की अगर हम लोग बात करें तो देखिए शतपथ जो है यह यजुर्वेद का है, और यजुर्वेद के अंदर भी यजुर्वेद दो रूपों में जाना जाता है। पहला जो है वह है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्तिरीय ब्राह्मण है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह शतपथ ब्राह्मण है। चीज़ें क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण बता चुका हूँ किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का है। इसके अलावा हम लोगों ने बात नहीं की है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है सामदेव की, तो सामदेव भी याद रखिएगा आप लोग। सामदेव के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें नाम शामिल है सदविज, पंचविश और साथ साथ जैमिनीय का। ठीक, तो यह हो गए हमारे सारे अलग अलग वेद और इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। प्रश्न का सही उत्तर ए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डिनेस्टी, तुगलक, खिलजी, सैयद या लोदी। देखिए प्रश्न का सही उत्तर है ए, तुगलक। क्यों? क्योंकि देखिए गयासुद्दीन साहब जो थे, गयासुद्दीन तुगलक, उसके द्वारा ही तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। 1320 में इन्होंने खुसरो शाह को परास्त किया। परास्त करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक नाम से दिल्ली की गद्दी पे स्थापित हुए, और उसके बाद हम देखते हैं कि तुगलक वंश हम लोग को पढ़ने को मिल जाता है। चीज़ें क्लियर हैं। तो इस प्रकार जो गाजी मलिक है उसने ही जब गद्दी धारण की थी तो गद्दी धारण करते समय गयासुद्दीन तुगलक नाम धारण कर लिया था। चीज़ें क्लियर हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि तुगलक वंश के बारे में समझ में आ गया, गयासुद्दीन तुगलक साहब थे। वहीं खिलजी वंश भी तो है। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एग्जैक्टली जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर दोनों। सैयद वंश की स्थापना खिजर खां के द्वारा। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा। नाम याद रखिएगा। चीज़ें क्लियर हैं। ठीक इसी प्रकार तो प्रश्न का सही उत्तर ए। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। Whom had मोहम्मद गौरी defeated in 1194 in the battle of चंदावर? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज और भीम द्वितीय। अब देखिए स्थिति क्या है। 1194 में हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी कन्नौज पे आक्रमण करता है, लेकिन उसी दौरान एक घटना होती है। कन्नौज और इटावा के बीच में एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं चंदावर। चंदावर में युद्ध होता है, और यह जो युद्ध होता है यह युद्ध होता है मोहम्मद गौरी का किससे? जयचंद से होता है, और जयचंद को यहाँ परास्त मिलती है और मृत्यु भी जयचंद की इसी युद्ध में हो जाती है। तो खास है अपने आप में ये पूरा का पूरा इंसिडेंट 1194 का। प्रश्न का सही उत्तर बी। ठीक है। इसके साथ ही देखो मोहम्मद गौरी का सबको पता है कि चंदावर से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, इसको कहते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पहले युद्ध में कौन जीतता है? पहले युद्ध में जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे युद्ध में जीत हो जाती है मोहम्मद गौरी की। तो दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और भारत के अंदर तुर्क सत्ता स्थापित हो जाती है। चीज़ें क्लियर हैं। तो 1191, 1192 तराइन के युद्ध हैं, 1194 चंदावर के युद्ध हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। प्रश्न का सही उत्तर बी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। विच डिनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब यह कैसे पता लगाया जाए कि किसने सबसे अधिक किया और किसने सबसे कम किया? तो देखो ज़रूरी है, एक काम करते हैं, किसने किस वर्ष से किस वर्ष तक शासन किया एक बार उसको देख के समझ लेते हैं, अपना आंसर भी हम लोग को मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें खिलजी वंश की, देखो खिलजियों की शुरुआत होती है 1290 में, और इनका जो वंश है यह चलता है आकर के पूरा 1320 तक। ठीक इसी प्रकार तुगलक की बात भी हम लोग को कर लेनी चाहिए। तो तुगलक वंश जो था यह चलता है 1320 से 1414 तक। ठीक इसी के साथ ही सैयद वंश की बात भी कर लेते हैं। हालांकि बहुत अधिक समय तक नहीं चला था। 1414 से हम लोग देखते हैं 1450 में आके इसका मामला ख़त्म भी हो जाता है। लोधियों का समय थोड़ा सा अधिक था। 1451 में होती है इनकी कहानी शुरू, और इनकी कहानी चलती है कब तक? 1526। क्यों? क्योंकि लोधी को हरा करके तो मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। चीज़ों को जोड़ोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। हम देखते हैं बाद में फिर बाबर भी तो आएगा। ठीक है। तो ये इन सब के अपने अपने वर्ष हैं।
अब देखो वर्ष के अकॉर्डिंग चीज़ें पता लग जाएगी, जैसे कि 1290 से इन्होंने 1320 तक शासन किया, कितना हुआ 30 वर्ष हो गए। 1320 से 1414 लगभग 100 वर्ष तो हो रहा है, लेकिन हम लोग 100 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 94 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष कम है। ठीक है, इसी के साथ हम लेते हैं 1414 से 1450, कितना हो गया 36 वर्ष। इसी के साथ 1451 से 1526, कितना हो गया 75 वर्ष। अब इस दौरान पता लग जा रहा है कौन है, तो देखिए प्रश्न का सही उत्तर 30 वर्ष के साथ यानी खिलजी के साथ हम लोग चलेंगे और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। इतनी ही बातचीत करनी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश। खिलजी, तुगलक, इल्तुतमिश, क्या करना चाहेंगे आप लोग? देखिए प्रश्न का सही उत्तर है इल्तुतमिश। बाकी तीनों के शासनकाल में आइन उल मुल्क मुल्तानी ने सेवा की थी, इल्तुतमिश के समय नहीं की थी, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा अलग है। गैप समझिए, आप गैप समझेंगे तो चीज़ें आपको पता भी लग जाएंगी, तो इसके आधार पे भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। 1310 ईस्वी की घटना है जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में आइन उल मुल्क ने कार्य शुरू किया था अपना। मालवा के शासक हरनंद के ऊपर भी इसने विजय प्राप्त की थी, और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि अच्छा व्यक्ति था, तो इसी वजह से इसको अलाउद्दीन ने मालवा का प्रांतपति भी घोषित किया था। ठीक है, चीज़ें क्लियर। प्रश्न का सही उत्तर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा एक बार देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भाई बेहद सरल प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न है कक्षा 12 की NCERT में भी आप लोग को मिल जाएगा, इधर उधर भागदौड़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यह भी मामला है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। 4 ऑप्शन में है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और जेम्स प्रिंसिप। प्रश्न का सही उत्तर ए है, बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कक्षा 12 के NCERT में सीधा सीधा देखने को आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। चलें आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखते हैं एक बार। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? बहुत सरल प्रश्न है। हु अडॉर्न्ड राम मोहन राय विद द टाइटल ऑफ राजा? राजा राम मोहन राय एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की और भारतीय समाज में रहते हुए पर्दा प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे फिर विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की बात हो, सभी क्षेत्रों में कार्य किया है इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अभी प्रश्न जो है वह पूछ रहा है कि भाई बताओ इनको किसने राजा कहा था? औरंगजेब ने कहा था राजा। देखो औरंगजेब और इनका काल तो मैच ही नहीं करेगा। ये हमारे एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक हैं, और समाज सुधार का कार्य जो हुआ था वह कब होता है? अंग्रेज़ों के काल में होता है। और अंग्रेज़ कब रहते हैं भारत के अंदर? औरंगजेब के शासनकाल के बाद की स्थिति है, जब उनकी जड़ें जम गई थी और उस दौरान चीज़ें हो रही थी। औरंगजेब का तो मैच ही नहीं कर रहा, आप बाहर निकल जाइए, आउट ऑफ द बॉक्स। रॉबर्ट क्लाइव महात्मा गांधी हो सकता है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय भी हो सकता है, क्योंकि यह लेटर मुगल है। पर किसका जाना चाहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव कहेगा कि आप राजा हैं, महात्मा गांधी कह सकते हैं, या फिर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय? कौन? देखिए प्रश्न का सही उत्तर है डी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा ही इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, और उसके बाद से ही यह राजा राम मोहन राय के रूप में जाने लगे थे। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर है डी। इसी का हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लॉर्ड डफरिन के काल में, मतलब वायसराय थे भारत के, तो इनके काल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर एज वायसराय वॉज रामकृष्ण मिशन की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड प्रथम जनगणना की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंसस। क्या किया जाए मामला? तो देखिए इनकी एक खास बात यह रही है लॉर्ड डफरिन साहब की, कि लॉर्ड डफरिन साहब का कार्यकाल जो था यह था 1884 में शुरू होता है, और ये लगभग 4 साल तक भारत में रहते हैं, तो यानी कि 1888 तक ये रहे। देखो भारत की पहली जनगणना अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो शुरुआत थी वह शुरुआत हो जाती है 1872 में, पहली जनगणना मानी जाती है। हालांकि पहली जनगणना जो थी लॉर्ड मेयो के काल में होती है, और पहली नियमित जनगणना शुरू होती है 1881 से, जो होती है लॉर्ड रिपन के काल में। दोनों का ही कोई मामला नहीं है यहाँ पर। आप 1884 में गद्दी पे आए थे, मतलब वायसराय की जो सीट थी आपने वो संभाली थी। रामकृष्ण मिशन भी जो है वह यहाँ पर संबंधित नहीं है, क्योंकि लॉर्ड एल्गिन जो है उनको क्रेडिट जाता है, उनके काल में हुआ था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो ढाका के अंदर होती है, यह होती है मिंटो सेकंड के काल में। आपका जो कार्यकाल है सबसे अधिक सूट बैठ रहा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही।
हालांकि इसके काल के अंदर कोई महत्वपूर्ण सुधार तो नहीं हुआ था, बस ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाते समय लॉर्ड डफरिन ने खुद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके पीछे का कारण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेज जो थे यह एक प्रकार के सेफ्टी वॉल्व के रूप में देख रहे थे। इनको यही लग रहा था कि जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन हो रहा है, भारतीय जनसंख्या विद्रोह कर रही है, एक सेफ्टी वॉल्व हमें मिल जाएगा, यानी कि एक ऐसा संगठन होगा व्यवस्था में जो भारतीय लोगों की सुनेगा, उनकी सुन करके हमें अपने विचार बताएगा। तो क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले ही चीज़ों के लिए तैयार रहेगी और एक बड़ा विद्रोह भड़कने से रोक देगी। तो चीज़ें इसी प्रकार थी। तो इस वजह से खुद वायसराय ने सपोर्ट किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई, और हम देखते हैं कि कांग्रेस आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है व्यवस्था में। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से चल रही है ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? Who among the following was the youngest person to become the president of the Indian National Congress? 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ बोस। चलिए, चारों के चारों ऑप्शन भी अच्छे हैं। किस किस ने कब कब गद्दी संभाली, चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वह तो व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत लंबे समय तक अध्यक्षता की है, बार बार की है, एक लोकप्रिय नेता थे। 1929 में शुरुआत होती है, पहली बार यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद 1930, फिर 36, फिर 37, फिर 51, फिर 53, फिर 54। इन्होंने लगातार कई वर्षों तक की हम देखते हैं, मतलब कई बार इनको मौका मिला है। अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की एक ही बार अध्यक्षता की है, वह की थी इन्होंने दिल्ली में, और यह अध्यक्षता की थी 1923 में। खास है मामला। दूसरे हैं आनंद मोहन बोस साहब, इन्होंने 1898 में की। कहाँ पर? मद्रास में अध्यक्षता की। वहीं भूपेंद्र नाथ बसु साहब जो थे, इन्होंने भी मद्रास में ही अध्यक्षता की थी, लेकिन वर्ष इनका जो है वह 1914 है। पर पूछा यह गया सबसे कम उम्र में कौन था। जवाहरलाल नेहरू का हम लोग पहला देखें अधिवेशन तो 1929 था, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी आपको लोग को बताया मैंने। किसके साथ जाना चाहेंगे? तो देखिए, प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है अबुल कलाम आज़ाद साहब। इन्होंने एक बात अध्यक्षता 1923 में तो की है, लेकिन 1923 में अध्यक्षता करते समय इनकी जो उम्र थी महज 34-35 वर्ष की ही थी। तो सबसे कम उम्र में ये अध्यक्ष बने थे, बाकी सबकी उम्र अधिक रही थी इनसे अपने अध्यक्ष के काल में। तो प्रश्न का सही उत्तर बी। इसके साथ बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? फ्रॉम विच ईयर वॉज रेगुलर एंड साइंटिफिक सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? देखो, 1861, 71, 81 और 91। इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल है, अभी बता चुका हूँ। 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो, 1881 से पहली नियमित जनगणना शुरू होती है लॉर्ड रिपन के काल में। तो 1881 यानी कि सी है प्रश्न का सही उत्तर। इतना ही समझना है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कब हुई थी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में, पहली होती है 1930 में, तीसरी होती है 1932 में। पहली में कांग्रेस नहीं जाते, तो इसी वजह से कुछ निर्णय नहीं हो पाता। अंग्रेज समझते हैं कि भाई कांग्रेस को बुलाना ज़रूरी है, तो इसी वजह से हम देखते हैं भारत में शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, लोकप्रिय हो रहा होता है। लॉर्ड इरविंग महात्मा गांधी से बात करते हैं, समझौता होता है, और समझौते के दौरान हम देखते हैं कि महात्मा गांधी हाँ करते हैं कि मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाऊँगा, लेकिन अंग्रेज़ों की शर्त यह भी थी, यानी कि इरविंग ने शर्त रखी थी कि आपको सविनय अवज्ञा आपका जो आंदोलन चल रहा होगा इसको आप समाप्त कर देंगे। तो अच्छे खासी स्थिति में था, लेकिन महात्मा गांधी ने समाप्त किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, कोई भी हाथ नहीं लगा, वापस आए निराश, कहते हैं दोबारा शुरू करेंगे, पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो महत्व था वह अब समाप्त हो चुका था। लेकिन इस दौरान महात्मा गांधी तो पहुंच गए थे, लेकिन कौन नहीं पहुंचा? तो देखिए, महादेव देसाई भी गए थे, प्यारेलाल नायर भी गए थे, मदन मोहन मालवीय भी गए थे। कोई खास व्यक्ति है, वह है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आप थे तो कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के लीडर के रूप में महात्मा गांधी जाते थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं जाते थे। तो प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। यह भी याद रखिएगा कि 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी कांग्रेस नहीं गई थी, यानी कि कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था, सिर्फ एकमात्र जो था 1931 का ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। चीज़ें क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को संगठित किया? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया? वीपी वालिया, लाला लाजपत राय, एन.एम. लोखंडे और एन.जी. रंगा। देखो, प्रश्न का उत्तर है सी,
NM लोखंडे साहब, अगर पूरा नाम जानना चाहते हैं तो नारायण मेघाजी लोखंडे साहब, इनके द्वारा पहली बार यह कार्य किया गया था 1890 में। इन्होंने बम्बई मिल एसोसिएशन की स्थापना की थी और भारत की पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो MN लोखंडे है प्रश्न का उत्तर। सी के साथ हम लोग चलेंगे और इसी के साथ आज का जो हमारा ये सेशन है इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। तो वर्ष 2017 के प्रश्न पत्र में जिस प्रकार के प्रश्न थे आपने देखा, जाना, समझा अच्छे से। उम्मीद करता हूँ चीज़ें पसंद आई होगी। बाकी बातें अगली वीडियो में इससे पहले के पूछे गए प्रश्न पत्रों के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। हालांकि वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक के बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच।